हेलो स्टूडेंट्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे अ विजिट टू कैम्ब्रिज, इसका कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरह से फिरदौस कांगा, जो कि एक राइटर जर्नलिस्ट है, और स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, यानी कि एक खगोल शास्त्री है, वो लोग जब फर्स्ट टाइम मिले तो क्या हुआ, उनमें क्या बातें हुई। क्योंकि दोनों ही पर्सन डिसेबल्ड थे, तो उन्होंने जो अपनी बातें साझा की और कितने सारे सवाल जो कि फिरदौस कांगा ने पूछे थे उनसे, तो उसी बारे में ये चैप्टर है। तो आइए फिर से पढ़ते हैं एक बार और देखते हैं कि और उनमें आगे क्या बातें होती हैं। अ विजिट टू कैम्ब्रिज। तो अभी तक हमने पढ़ा किस तरह से फिरदौस कांगा जो है स्टीफन हॉकिंग से अलग अलग सवाल करते हैं, और स्टीफन हॉकिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उस पे कंप्यूटर की ही मदद से वो बोल पाते हैं, चूंकि बिकॉज ही इज अ पैरालाइज्ड पर्सन, उनको एक तरह का लकवा लगा हुआ है, इसलिए वो बोल भी नहीं सकते। तो कंप्यूटर की मदद से वो अपने आंसर्स भी देते हैं, और कितनी सारी चीजें हैं जो शेयर करते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। आइए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. मैंने उनसे पहले पूछा था, अर्लियर यानी कि पहले पूछा था कि आपको क्या लगता है बीइंग डिसेबल्ड, यानी कि इस तरह की जो हालत है, डिसेबल्ड यानी किसी भी तरह की जो हमें कमी होती है, अपनी शारीरिक कमी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसमें कोई भी बेस्ट थिंग क्या है आपके हिसाब से, जो अच्छी चीज होती है वो क्या है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कोई भी अच्छी चीज है। I think, I said, you do discover how much kindness there is in the world. तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप डिस्कवर करते हैं, आप ये जानते हैं कि दुनिया में लोगों में कितनी ज्यादा काइंडनेस है, कितनी दयालुता भरी हुई है। अगर आप डिसेबल्ड है तो आप ये चीज को डिस्कवर करते हैं, इस चीज की खोज करते हैं, यानी कि आपको ऐसे लोगों से जो है पाला होता है, ऐसे लोगों से सामना होता है आपका, जो कि बहुत काइंड होते हैं। तो ये चीज हमें डिसेबल्ड होने पे पता चलती है। Yes, he said. तो उन्होंने कहा हाँ. It was a disadvantage of his voice synthesizer that it could convey no inflection. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने जो yes कहा, उसमें क्या होता है कि जो वॉइस सिंथेसाइजर जिसकी मदद से उनकी आवाज निकल रही थी, ये उसकी एक कमी थी, ये उस वॉइस सिंथेसाइजर की कमी थी, दैट इट वुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, कि उसमें कोई इन्फ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। यानी कि देखो, जैसे अब मैं ही बोल रही हूँ तो आवाज में अपने मॉड्यूलेशन होता है, उतार चढ़ाव होता है ना। तो वो कोई भी मॉड्यूलेशन के बिना वो खाली एक सपाट तरीके से सारे आंसर्स आ रहे थे। तो ये उस वॉइस सिंथेसाइजर की कमी थी। नो शेड्स और टोन, उसमें कोई टोन नहीं था, कोई शेड्स नहीं था, खुशी नहीं, गम नहीं। तो ये कह रहे हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। और मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने मेरी इस बात से कितना एंथुजियास्टिकली एग्री किया था। यानी वो उनकी शक्ल से दिख रहा था कि वो मेरी बात से एग्री कर रहे थे कि दुनिया में बहुत ही काइंड लोग भी हैं। Every time I shifted in my chair or turned my wrist to watch the time, I wanted to make every one of our 30 minutes count. तो हर बार जब मैं अपनी चेयर शिफ्ट करता या फिर अपनी रिस्ट यानी क्या होता है, ये यहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, है ना। तो घड़ी की तरफ देखता मैं रिस्ट से, तो मैं अपने एक एक 30 मिनट्स का एक एक पल, एक एक सेकंड जो है वो उसका भरपूर उपयोग करना चाह रहा था। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी। और मुझे इस जो है, जो मैं उनसे सवाल कर रहा था, इस सब में मुझे बहुत ही रिलीफ मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरी बॉडी को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड। ये बात उस वक्त कोई मायने नहीं रखती थी, बहुत कम मायने रखती थी कि मैं कभी चल नहीं सकता या मैं कभी खड़ा भी नहीं रह सकता। बिकॉज जैसे कि इसमें बताया था कि फिरदौस जो है वो भी जो है व्हील चेयर पे ही थे, वो भी खड़े नहीं रह सकते थे, चल नहीं सकते थे। पर उस वक्त ये बात उनके लिए बहुत ही माइनर हो गई थी, बहुत छोटी रह गई थी। I told him how he had been an inspiration beyond Klitsch for me and surely for others. Did that thought help him? तब मैंने उनको बताया कि किस तरह से वो एक कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, प्रेरणा है मेरे लिए और मेरे जैसे ही कितने लोगों के लिए। तो क्या ये जो बात है ये उनको हेल्प करती है, उनको मदद करती है? नो, ही सेड, एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। तो उन्होंने कहा नहीं। और तब मुझे लगा कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना फुलिश हूं ये बात पूछने के लिए। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day,
It doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. देखिए जैसे कि बताया गया था कि जो है स्टीफन थे, उनको एक तरह का पैरालिसिस था और वो कुर्सी पे ही व्हील चेयर पे रहते थे, बोल भी नहीं सकते थे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ही फुलिश था मेरा ये सवाल करना, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा व्हील चेयर पे है, क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम और एक रूम में ही कैद होके रह गया है एक तरीके से। क्लॉस्ट्रोफोबिक यानी कि जब किसी को बंद कमरे में रहने से डर लगता हो और इस तरह का हो, तो कह रहे कि हमारी जो इनकी जो बॉडी है, व्हेन योर बॉडी इज अ क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम, हमारी पूरी बॉडी ही जब इस तरह की एक रूम बन चुकी है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते, जिसका हमें डर है, एंड द वॉल्स आर ग्रोइंग नैरोअर डे बाय डे, और जो वॉल्स यानी कि जो हमारा शरीर है वो दिन ब दिन नैरो होता जा रहा है, यानी कि वो दिन ब दिन वीक होते जा रहे थे। इट डजंट डू मच गुड टू नो, तो ये कोई बहुत ही जब हमें इस तरह की कोई बात पता चलती है कि बाहर के लोग हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं और हमें एडमायर करते हैं, तो इससे हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती कि बाहर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, बाहर जो लोग खड़े वो हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, और वो लोग देख के हमें खुश हो रहे हैं कि हम अभी भी जिंदा है, अभी भी हमारी सांसें चल रही। तो ऐसी परिस्थिति में, इतनी खराब परिस्थिति में ये सब जान के कोई खुशी नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो फिरदौस है वो कह रहे कि मेरा ये पूछना ही बहुत गलत था, बहुत फुलिश था। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? तो लास्ट में मैंने पूछा कि क्या कोई ऐसी एडवाइस है, कोई सलाह आप देना चाहते हैं डिसेबल्ड पीपल को, लोगों को, या फिर समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, ऐसा कुछ जिससे कि लाइफ जो है, जिंदगी जो है वो और बेहतर बन सके। दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कंसंट्रेट करना चाहिए, उन्हें उस बात पे ध्यान एकत्रित करना चाहिए, एकाग्र करना चाहिए जिस चीज पे वो गुड है, यानी कि अच्छे हैं, जो भी हमें अच्छाई है उस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द हाफ आवर वॉज अप, अब जो आधा घंटा था वो ऊपर हो चुका था, उसके ऊपर हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, आई सेड ग्रिनिंग, थैंक यू फॉर, तो मैंने ग्रिनिंग यानी कि हंसते हुए, दांत दिखाते हुए से कहा कि मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत ही अनॉय किया है, बहुत परेशान कर लिया, थैंक यू फॉर, और इस तरह से थैंक यू उन्होंने बोला, धन्यवाद बोला। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, इस तरह से कहते हुए मैंने उनके शोल्डर यानी कि कंधे पे हाथ रखा और व्हील्ड आउट इन द समर इवनिंग, और जो समर की इवनिंग थी, शाम थी, 4 बज चुके थे, तो मैं अपनी कुर्सी घुमा के फिर चला गया। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स, तो फिरदौस कांगा का ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है हेवन ऑन व्हील्स, उनकी जो किताब है उसमें से। अब देखिए ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। न्यू वर्ड्स हमने आज जो सीखे उस पर कुछ ध्यान देते हैं। मेटाफर रूपक, एग्जॉशन यानी थकाने वाला, एक्सिलरेशन यानी रोमांच, इन्फ्लेक्शन उतार चढ़ाव, जैसे कि जो हमारे आवाज में उतार चढ़ाव, इन्फ्लेक्शन, प्रोपेल्ड यानी धकेलना, एंड क्लेस्ट्रोफोबिक मीन्स बंद स्थानों से डर लगना। सो दीज वर सम न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए, जैसे मैंने बोला है एक एक शब्द, वैसे ही आप भी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ सी दीज क्वेश्चन आंसर्स वी हैव डन अर्लियर, वर्ड पावर भी हम कर चुके हैं पहले ही। देन देखिए लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं पहले ही। वॉक स्टिक, ठीक है। कैन यू क्रिएट अ मीनिंगफुल फ्रेज यूजिंग बोथ दीज वर्ड्स, क्या हम एक इससे मीनिंगफुल फ्रेज बना सकते हैं इन दोनों शब्दों का यूज करके? इट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल है। एड आईएनजी टू द वर्ब, तो वर्ब इसमें से कौन सा है? वॉक है, तो वॉक में हमने आईएनजी बनाया, मिलाया, तो वॉकिंग हो गया। एंड यूज इट बिफोर द नाउन, नाउन से पहले हमें यूज करना है, तो क्या हो गया? वॉकिंग स्टिक। पुट एन आर्टिकल एट द बिगिनिंग, और एक आर्टिकल हमें शुरुआत में लगाना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द, ये 3 आर्टिकल्स हैं, तो किसी भी ए एंड द का यूज करना है। एंड आपको जैसे पता है ये वॉवेल्स के सामने लगाते हैं सिर्फ, और ए और द का यूज आप कर सकते हैं, जैसे कि अ वॉकिंग स्टिक। अब इसी तरह से जो कुछ और थे ये हम कर चुके हैं, वी हैव डन इट अर्लियर। नाउ सी द लैंग्वेज प्रैक्टिस। इन द लैंग्वेज प्रैक्टिस आल्सो वी हैव joined these sentences using neither and nor, neither nor का यूज करके हम ज्वाइन कर चुके हैं लास्ट सेशन में। अब देखिए ये एक एक्सरसाइज है, ये जो आज हम करने वाले हैं, यूज ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में हमें या तो फिर ऑल या फिर बोथ। ऑल का मतलब क्या होता है? सब कुछ, हर कोई, है ना। और बोथ यानी कि दो, जब हम दो की बात कर रहे होते हैं तब फिर वहां पे हम बोथ इस तरह का लिखते हैं। अब देखिए यूज ऑफ लेट्स एंड लेट्स। अब आप कहेंगे ये दोनों शब्द तो एक जैसे है, इसमें क्या कुछ फर्क है? इनका यूज क्या होता है, कहाँ करते हैं, इसका आज हम इसको जानेंगे। देखिए पहला वाला जो लेट्स है इसमें हम एपोस्ट्रोफी नहीं देखते हैं ना,
सिर्फ LETS लगा हुआ है बिना एपोस्ट्रोफी के. विदाउट एन एपोस्ट्रोफी इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लेट्स. तो बिना एपोस्ट्रोफी के जब हम लेट्स लिखते हैं तो ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है लेट्स का, मीनिंग टू अलाउ और परमिट. और इसका मीनिंग होता है अलाउ करना या परमिट करना, यानी किसी को कुछ परमिशन देना. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, शी लेट्स द डॉग आउट एवरी मॉर्निंग, यानी कि वो जो है डॉग को बाहर जाने देती है. ठीक है, हर रोज बाहर जाने देती है. लेट्स द डॉग यानी अलाउ करती है, उसको परमिट करती है, परमिशन देती है. लेट्स, अब ये जो लेट्स है एपोस्ट्रोफी वाला एस लगा है जिसमें, तो ये लेट अस, इसका ही एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स. विद एन एपोस्ट्रोफी इज अ शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ लेट अस, विच इज यूज्ड फॉर सजेशन और रिक्वेस्ट. तो ये हम कब यूज करते हैं, सजेशन या फिर रिक्वेस्ट होता है तो वहां पे लेट्स का यूज करते हैं. इट इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ वी शुड. जैसे हम वी शुड लगाते हैं वैसे ही लेट्स का यूज करते हैं जब एपोस्ट्रोफी होती है तब. एग्जाम्पल, लेट अस लर्न मोर. ठीक है, तो इसको हम लेट्स लर्न मोर इस तरह से भी लिख सकते हैं. यानी कि क्या हुआ इसका मतलब, लेट्स लर्न मोर, कि चलो और ज्यादा सीखे पढ़े, है ना. Now complete the following sentences using let's और let's. तो अब हमें यहाँ पे यही चीज समझ के कहाँ पे let's लगेगा बिना एपोस्ट्रोफी वाला और कहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला let's लगेगा, ये समझ के हमें करना है. तो आज ये दोनों एक्सरसाइज हम अपने पीपीटी पार्ट में देखने वाले हैं. देखिए एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं खुद ही. राइट सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज मेड बाय स्टीफन हॉकिंग इन योर नोटबुक. तो आपको क्या करना है, इंटरनेट का यूज कीजिए और स्टीफन हॉकिंग ने कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की है उनके बारे में पता लगाइए और लिखिए. तो आइए बच्चों, अब ये एक्सरसाइज हम देख लेते हैं कि इनको किस तरह से करना है. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इन द लैंग्वेज प्रैक्टिस वाज यूजिंग ऑल और बोथ इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स में हमें ऑल या फिर बोथ का यूज करना है. ऑल यानी कि सब, जब सब की बात होती है तो ऑल बोलते हैं. बोथ यानी कि दो लोग की बात होती है तो. देखिए सेंटेंस देखिए, इसमें आपको सेंटेंस समझना बहुत जरूरी है. ही हैज टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं. बोथ आर लॉयर्स, अब दो है तो इसलिए हमने बोथ लगाया. बोथ आर लॉयर्स, यहाँ पे ऑल नहीं लगेगा. मोर देन 10 persons कॉल्ड, यानी कि 10 लोगों से ज्यादा लोगों को बुलाया. ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू. ठीक है, और हर कोई, अब चूंकि 10 लोगों से ज्यादा की बात हो रही है, जब भी दो के ऊपर की बात होगी तो फिर आप ऑल लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो 10 से ज्यादा की बात है. ऑल ऑफ देम वांटेड टू सी यू, सब कोई आपको देखना चाहते हैं. थर्ड है दे ऑल चीयर्ड द टीम. यहाँ पे दे का यूज हुआ है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे दो हैं चार हैं. ठीक है, तो इसलिए दे बोथ हम नहीं लगा सकते. अगर इसके पहले कुछ सेंटेंस होता जिससे हमें कुछ स्पेसिफिक होता कि दो लोगों की बात है तो हम बोथ लगाते. बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, सो वी विल राइट ऑल. दे ऑल चीयर्ड द टीम. बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स. अब यहाँ पे हमने बोथ क्यों लगाया, बिकॉज पेरेंट्स की बात हो रही है. ठीक है ना, उसके दोनों, मतलब बोथ हर पेरेंट्स यानी कि उसके दोनों माता पिता. पेरेंट्स कौन होते, माता पिता, तो वो टीचर है. माता पिता दोनों टीचर्स है. बोथ हर पेरेंट्स आर टीचर्स. हाउ मच हैव यू गॉट, तुम्हें कितना मिला. गिव मी ऑल ऑफ इट, तो तुम्हें कितना मिला, मुझे पूरा दो. गिव मी बोथ ऑफ इट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, फिर से मुझे पूरा दो, गिव मी ऑल ऑफ इट. तो इस तरह से होपफुली आपको ऑल और बोथ के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा अच्छे से. नेक्स्ट देखिए, हमारा लेट्स और लेट्स का था एपोस्ट्रोफी, जिसमें नहीं होगी लेट्स, और जिसमें नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा, अलाउ, परमिशन देना. एंड ये वाला जो लेट्स है इसका मतलब क्या होगा, लेट अस. आइए देखते हैं. हिज मदर लेट्स हिम वॉच टीवी टिल मिडनाइट. क्या हुआ इसका मतलब, कि वो उसको अलाउ करती है, उसकी माँ उसे टीवी देखने को अलाउ करती है मिडनाइट तक, आधी रात तक. तो लेट्स हिम वॉच टीवी, उसको टीवी देखने देती है. ठीक है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, कि अच्छे के लिए, जो सबसे बढ़िया हो, सबसे सर्वोत्तम हो, उसके लिए हम होप करते हैं, आशा करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज ऑन द मेन्यू. चलो लेट्स सी नहीं, लेट अस सी, चलो देखते हैं कि मेन्यू में क्या है. द टीचर लेट्स द चिल्ड्रन प्ले. टीचर बच्चों को खेलने देती है. तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, वो परमिशन दे देती है उनको खेलने की. He lets his dog to go out. वो अपने कुत्ते को बाहर जाने देता है.
लेट्स गो फिशिंग, लेट अस गो फिशिंग, यानी कि यहाँ पे फिशिंग पे जाने की बात हो रही है, तो चलो फिशिंग पे चले, चलो हम सब फिशिंग पे चले। तो आपको लेट्स और लेट्स, ये जो एपोस्ट्रोफी का फर्क है, दोनों लेट्स में, ये अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा, आई होप सो। तो बच्चों आज हमने कुछ बहुत ही जो जरूरी ग्रामर पोर्शन था वो देखा है। उसको आप, अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। And this class is ending here. We will meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.